गाइस, क्या आप लोगों ने अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस देखे हैं, ऐसे वर्ड्स देखे हैं, जैसे कि आगे आगे पीछे पीछे, थोड़ा थोड़ा, मन ही मन, पहले पहले, यही यही, चुपचाप, इधर उधर और रात रात भर। जब एक वर्ड दो बार रिपीट होता है तो गाइस उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं रिपीटेटिव वर्ड फ्रेजेस। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही कुछ फ्रेजेस देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिनमें एक शब्द दो बार रिपीट होता है, जिसके लिए हमें कुछ अलग वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज़ करना होता है। और ऐसे सेंटेंसेस तो हम नॉर्मली बनाते ही हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था, या फिर वह थोड़ा थोड़ा करके समझा रहा था, या फिर चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, कुछ डिफरेंट फ्रेजेस का यूज़ करना होता है। तो हमेशा की तरह गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक ज़रूर से वॉच करिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो गाइस, हमारा पहला फ्रेज है एवरी मोमेंट, जिसका मतलब होता है हर एक पल। देखिए, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब आपको किसी को ये बताना हो कि हर पल की कीमत समझो या हर पल कुछ नया सीखो, तब ये फ्रेज बोला जाता है। एवरी हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आता है। ये जो एवरी है ना इस फ्रेज में, ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आता है, इसलिए हम कहते हैं एवरी मोमेंट, ना कि एवरी मोमेंट्स। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा वर्ब, फिर आएगा एवरी मोमेंट और लास्ट में ऑफ नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जिंदगी के हर पल का आनंद लो। देखिए गाइस, इस सेंटेंस में हमारा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे वर्ब। तो इस सेंटेंस में वर्ब है आनंद, तो इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है एन्जॉय। उसके बाद आएगा एवरी मोमेंट और लास्ट में आएगा ऑफ लाइफ, नाउन यहाँ पे लाइफ है। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। सेकंड है हर पल हमें कुछ नया सिखाता है। अब इस सेंटेंस में एवरी मोमेंट सबसे स्टार्टिंग में आएगा, इसलिए हम एवरी मोमेंट के बाद कॉमा का यूज़ करेंगे, फिर आगे का सेंटेंस लिखेंगे एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पे होगा एवरी मोमेंट, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे टीच अस समथिंग न्यू। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा एवरी मोमेंट टीच अस समथिंग न्यू, हर पल हमें कुछ नया सिखाता है। देखिए गाइस, अगर आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में फ्रेज आता है तो वहाँ पे कॉमा लगाया जाता है। ठीक है, और अगर यही फ्रेज आपके सेंटेंस के मिडिल में आता तो वहाँ पे कॉमा का यूज़ नहीं करते हैं। थर्ड है मुझे हमारे साथ बिताया हर पल याद है। तो यहाँ पे अब हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट आई, रिमेंबर एवरी मोमेंट वी स्पेंड टुगेदर। मुझे हमारे साथ बिताया हर पल याद है, रिमेंबर हो गया यहाँ पे वर्ब, और एवरी मोमेंट हो गया ये फ्रेज, और उसके बाद नाउन वी स्पेंड टुगेदर। ठीक है, लास्ट है वो अपने काम के हर पल का मज़ा लेती है, सी एन्जॉयज एवरी मोमेंट ऑफ हर वर्क। देखिए गाइस, मैंने आपको बताया है ना इस टॉपिक पे कि जो एवरी मोमेंट है वो सेंटेंस के शुरुआत में हो तो कॉमा लगाते हैं, और अगर मिडिल में हो तो कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड फ्रेज है इन एवरी होम, इसका मतलब होता है हर घर में। देखिए, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब आप किसी यूनिवर्सल बात की बात कर रहे हो, जैसे हर घर में प्यार, मेहनत या परिवार का रिश्ता होता है। ठीक है, अब ये जो फ्रेज है इन एवरी होम, तो ये जो इन आया है ये एक प्रीपोजिशन है, जिसका मतलब है के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको पहले वाले सेंटेंस में बताया था कि एवरी हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एवरी होम, ना कि एवरी होम्स। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, इन एवरी होम, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि पहला है हर घर में प्यार और देखभाल होती है। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस होगा इन एवरी होम देयर इज़ लव एंड केयर। देखिए फ्रेज, अगर हमारा फ्रेज सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो वहाँ पे हम फ्रेज के बाद कॉमा लगाएंगे, जैसे कि इस एग्जाम्पल में लगा हुआ है इन एवरी होम, उसके बाद कॉमा, और फिर आएगा देयर इज़ लव एंड केयर, हर घर में प्यार और देखभाल होती है। सेकेंड एग्जाम्पल है हर घर में माता पिता बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस होगा इन एवरी होम पेरेंट्स गाइड देयर चिल्ड्रन, हर घर में कोई ना कोई मेहनत करता है, इन एवरी होम, उसके बाद लगाएंगे कॉमा, समवन वर्क्स हार्ड साइलेंटली। ठीक है,
यहाँ पे भी यही चीज़ सिखाई गई है कि जो सेंटेंस है उसके अगर स्टार्टिंग में फ्रेज़ आ रहा है तो हम कॉमा का यूज़ करेंगे, और यही फ्रेज़ अगर सेंटेंस के मिडिल में आता तो हम कॉमा का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है साइलेंटली या टू वन सेल्फ। इसका मतलब होता है चुपचाप या मन ही मन। देखिए, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई काम बिना बोले या मन ही मन किया जाए, जैसे कि क्वाइटली हंसना, सोचना या प्रे करना। देखिए, साइलेंटली एक वर्ब है जो यह बताता है कि एक्शन कैसे हुआ, और जो टू वन सेल्फ है यह बताता है कि काम मन में हुआ, बाहर नहीं बोला गया। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, और फिर लिखेंगे साइलेंटली या टू वन सेल्फ। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए, उसने चुपचाप प्रार्थना की, सी प्रेड साइलेंटली, उसने चुपचाप प्रार्थना की। सेकेंड एग्जाम्पल है वह मन ही मन मुस्कुराया, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस हो जाएगा ही स्माइलेड टू हिमसेल्फ। ही स्माइलेड टू हिमसेल्फ सबसे पहले आया सब्जेक्ट, उसके बाद आई वर्ब, और लास्ट में आया टू हिमसेल्फ। इसका भी मतलब यही होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उन्होंने पूरी रात बिना बोले काम किया, दे वर्केड साइलेंटली ऑल नाइट। साइलेंटली है जो यहाँ पे वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, जबकि टू वन सेल्फ बताता है कि एक्शन कहाँ हुआ, मतलब माइंड के अंदर हुआ। नेक्स्ट है इन द बिगनिंग। इसका मतलब होता है शुरुआत में। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब आप किसी चीज़ की शुरुआत या शुरुआत के समय की बात करते हैं, जैसे कि नई जॉब, हैबिट या जर्नी शुरू करते समय। ठीक है, इन प्रीपोजिशन है यहाँ पे जो टाइम बताने के लिए यूज़ होता है। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले लिखेंगे इन द बिगिनिंग, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और लास्ट में आएगा रेस्ट ऑफ सेंटेंस। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शुरुआत में अंग्रेजी बोलना मुश्किल था, इन द बिगिनिंग, फिर कॉमा लगाएंगे, इसके बाद लिखेंगे इट वॉज डिफ़िकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। शुरुआत में अंग्रेजी बोलना मुश्किल था। सेकेंड एग्जाम्पल है शुरुआत में वो अजनबी थे, इन द बिगनिंग दे वर स्ट्रेंजर्स। शुरुआत में हर काम कठिन लगता है, इन द बिगनिंग एवरी जॉब फील्स हार्ड। जब हम समय की शुरुआत की बात करेंगे तो लगाएंगे इन द बिगनिंग, और जब किसी कहानी या चीज़ की शुरुआत की बात करेंगे तब वहाँ पे यूज़ होगा एट द बिगनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है अगेन एंड अगेन। इसका मतलब होता है बार बार। देखिए, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ बार बार होती है, या आप किसी को बार बार कुछ करने के लिए कहते हो। ठीक है, यह फ्रेज़ जो है वो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब की तरह काम करता है, मतलब ये बताता है कि कोई काम बार बार दोहराया जा रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और लास्ट में आएगा अगेन एंड अगेन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उसने बार बार कोशिश की लेकिन असफल रहा, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस होगा ही ट्राइड अगेन एंड अगेन बट फेलिड। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे पहले आया सब्जेक्ट, उसके बाद आई वर्ब, और लास्ट में अगेन एंड अगेन। जो बचा हुआ है उसको अगेन एंड अगेन के बाद लिख देंगे बट फेलिड, लेकिन वह असफल रहा। ठीक है, नेक्स्ट है वही गलती बार बार मत करो, डोंट मेक द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। वो मुझे बार बार कॉल करती है, सी कॉल्स मी अगेन एंड अगेन। इसी तरह से अंग्रेजी सुधारने के लिए बार बार अभ्यास करो, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। नेक्स्ट है डे बाय डे। इसका मतलब होता है दिन ब दिन। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ धीरे धीरे चेंज हो रही हो, जैसे इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ हो रही हो। यह फ्रेज ग्रेजुअल चेंजेस दिखाने के लिए होता है, और ज़्यादातर कंटिन्यूअस टेंस में ही इसका यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा एज एम आर, और फिर आएगा वर्ब, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और लास्ट में आएगा डे बाय डे। ठीक है, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि वो दिन ब दिन बेहतर हो रही है, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा सी इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे। सी इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे। सेकेंड है टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट है ऑल नाइट लॉन्ग। इसका मतलब होता है पूरी रात। इसका यूज़ देख लीजिए, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब आप बताना चाहते हो कि कोई काम पूरी रात चलता रहा, मतलब कंटिन्यू होता रहा।
ऑल नाइट लॉन्ग एक टाइम फ्रेजेस हैं जो यह बताता है कि एक्शन कितनी देर तक हुआ। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑल नाइट लॉन्ग। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स, उन्होंने पूरी रात पढ़ाई की, तो यहाँ पे उन्होंने, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है उन्होंने, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दे, उसके बाद स्टडीड, मतलब ये वर्ब आएगी, फिर उसके बाद आएगा ऑल नाइट लॉन्ग। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा दे स्टडीड ऑल नाइट लॉन्ग। पूरी रात बारिश होती रही, इट रेनेड ऑल नाइट लॉन्ग। ठीक है। सो सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कॉमन इंग्लिश फ्रेजेस जिनका यूज़ और ग्रामर दोनों आपको अब क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब जब भी इंग्लिश बोलो तो इनको कॉन्फिडेंटली अपने सेंटेंस में यूज़ करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।